आप सभी को जय श्री राम। मैं सुजल शर्मा, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गेट 3 टाइम्स क्वालिफाइड विद ऑल इंडिया रैंक ऑफ 770। आज डिस्कस करने वाला हूँ नीट के ओवरऑल इस पूरी घटनाक्रम को। वैसे तो ये जो चीज़ हुई है ये एक नीट एस्पिरेंट को तो आहत कर ही रही है, उसके साथ साथ और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट्स को भी आहत कर रही है। वजह सिर्फ एक है, जो कई सालों से, कई दशकों से, अगर मैं सही हूँ और सही कह रहा हूँ, और अगर संस्थाएं, सरकारें मानने को तैयार हैं, तो ये परीक्षा लीक होने की जो सुव्यवस्था अपराधियों ने बनाकर रखी है वो आज तक चल रही है। बड़े ही स्मूथ वे में हम ये डिस्कस कर सकते हैं। नीट 2024 लीक हुए सिर्फ 2 साल हुए थे कि फिर से एक लीक की खबर आती है, जिसमें ये पता चलता है कि गेस्ट पेपर के माध्यम से जो क्वेश्चन पेपर्स थे, जो क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चंस थे, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस 120 क्वेश्चंस उस गेस्ट पेपर से मैच करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब स्पष्ट है कि किसी के पास पेपर पहले से अवेलेबल था। लेकिन आप विडंबना देखिए, अब तो ये मानने को यकीन नहीं हो रहा है कि क्या हर साल पेपर लीक होता होगा और सिर्फ इस साल पता चला है, या कुछ साल ही पता चल पाता है। हो सकता है हर साल लीक होता होगा, कुछ लोगों तक हमेशा पहुंचता रहा होगा, लेकिन अभी बड़े पैमाने तक रहा तो सबकी नजरें आ गई। इन जनरल पेपर लीक सिर्फ एक एस्पिरेंट को आहत नहीं करता, उस एस्पिरेंट की फैमिली को भी आहत करता है। और इसके खिलाफ कोई भी सख्त कदम या कोई भी एक स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग एनटीए के द्वारा या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी कंडक्ट कराते हैं, और जिसके कारण जैसे स्टेट एग्जामिनेशन जो कंडक्ट होते हैं, जो आगे ग्रेजुएशन के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज के, सरकारी नौकरियों के लिए जो एग्जाम्स करवाते हैं, उसमें भी बहुत सारे लीक्स होते हैं, लेकिन कोई फिल्टर नहीं आ पाया अभी तक। आप एग्जाम सेंटर में जाते हैं, मैं भी कुछ महीने पहले एग्जाम देकर आया हूं। हमारी कितनी चेकिंग होती है बताइए? सबसे पहले तो 8:30 का अगर लास्ट कट ऑफ टाइम है, 9 बजे आपका पेपर है, 8:30 बजे अगर लास्ट टाइम है, तो आपको 8:31 को एंटर नहीं करने दिया जाता। रियली इट्स अ हार्श रियलिटी। इतने स्ट्रिक्ट हैं वो, इतने स्ट्रिक्ट। और सिक्के के दूसरे पहलू को आप देखिए कि इतने ढीले हैं कि क्वेश्चन पेपर फैल जा रहा है। किसी इंस्टीट्यूट, किसी ब्रोकर, इतने सारे पेपर्स उनके पास आ गए, वो लाखों कमा के निकल गए, और न जाने पिछले साल के एग्जाम्स में कितने करोड़ों कमा चुके ऑलरेडी। और अभी तक कोई ऐसा सख्त कानून हमारे सामने नहीं आया है, ना ही किसी बड़े नेता की प्रतिक्रिया जो अभी पद पर विराजमान है उनकी तरफ से कोई आश्वासन आया है। जरूर एनटीए के 101% उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सरकार हर जगह दखल अंदाजी तब करती है जब बहुत ही डाउनफॉल दिखता है, लेकिन डाउनफॉल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। आई थिंक सरकार ऑलरेडी लेट कर रही है इस चीज को लुक आफ्टर करने के लिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एक ऐसा एग्जामिनेशन होता है जिससे आपके देश के डॉक्टर्स बनेंगे, इंजीनियर्स बनेंगे, ठीक है, ये पिलर्स ऑफ द सोसाइटी माने जाते हैं। उसके बाद जो सरकारी संस्था में कर्मचारी आएंगे, एसएससी का पे देख लीजिए, आरआरबी का देख लीजिए, स्टेट एसोसिएशन बिहार का, यूपी का, झारखंड, राजस्थान, कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं। ये वो एग्जाम्पल्स हैं जो सामने आए हैं। आई डाउट, मुझे काफी यकीन है कि ऐसा भी हुआ होगा पहले जो हमें पता भी ना चला हो, और पेपर लीक हो गया, बच्चे सेलेक्ट हो गए और आगे भी बढ़ गए। चाहे वो कोई भी स्टेट हो, कुछ खास इंप्रूवमेंट अभी तक नजर नहीं आई है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल इस गेट एग्जामिनेशन का भी देना चाहता हूं। गेट एग्जामिनेशन में भी इतना टफ पेपर था कुछ ब्रांचेस का कि उसमें इतने ज्यादा मार्क्स स्कोर करना पॉसिबल ही नहीं था। और गेट एग्जाम कोई नॉर्मल एग्जाम नहीं है, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स दैट इंजीनियर्स फेस, जो आईआईटीज में, एनआईटीज में, एमटेक के लिए होता है। यू कैन कोरिलेट विद दैट विद जेई मेंस। उस लेवल का एग्जाम है वो, जिसके पेपर सेटर्स आईआईटीएंस होते हैं, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी स्वयं आईआईटी होती है, और वहां पे भी कोई चेकिंग नहीं रहती। जो पेपर लीक की सामने आई है, पूरा सिस्टम कंट्रोल करके, कॉम्प्रोमाइज करके, मार्क्स स्कोर करके बच्चे अब पीएसयूज के इंटरव्यूज पे बैठेंगे और विथ हायर रैंक्स, मतलब अच्छी रैंक्स, आराम से सिलेक्शन लेंगे। तो अगर वैसी सीट्स कम है, चाहे वो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, वैसी सीट्स कम है, और प्राइवेट में तो आप जान ही रहे हैं कि एजुकेशन का क्या स्कोप है और क्या क्वालिटी है और कितना फीस है और कितना डोनेशन है। तो वो तो आई थिंक सिर्फ 1% के लिए पॉसिबल रहता होगा, 1 से 2%, बाकी सब गवर्नमेंट कॉलेजेस में ही रिलाय करते हैं। तो 23 लाख बच्चे अगर कोई पेपर लिख रहे हैं, और कुछ दिन पहले आपका ट्वीट आता है कि ये स्कूल लेवल एग्जामिनेशन नहीं है, मैं तो बोलता हूं आप, अच्छी बात है, आप समझ रहे हैं कि स्कूल लेवल एग्जामिनेशन नहीं है। एनटीए की तरफ से जब ये ट्वीट आई तो जो एस्पिरेंट होता है वो और कॉन्फिडेंट हो जाता है कि यार सब चीजों को अच्छे से देखा गया है, लीक की कोई संभावना नहीं है, सब चीज अच्छे से कंडक्ट कराई जाएगी। लेकिन पेपर से पहले ही ये न्यूज रूमर्स के तौर पे स्प्रेड हो चुकी थी। जो लोग टेलीग्राम में एक्टिव रहते हैं वो बेटर बता पाएंगे। मुझे तो ये सब न्यूज वेबसाइट्स और जो इंटरव्यूज मैंने सुने हैं वहीं से ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है। मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग था ये चीज जानकर कि जो लेवल ऑफ एफर्ट लगता है एक 12th और ड्रॉपर के एस्पिरेंट के लिए, जो एक माइंडसेट होता है
सबसे डिफिकल्ट फेज होता है, क्योंकि जब जॉब अपॉर्चुनिटी के एग्जाम में आते हो आप थोड़ा मेच्योर हो चुके होते हो, लेकिन इस टाइम पे आप बहुत ही अटैच रहते हो अपने ड्रीम से, और फिर सिस्टम की तरफ से ऐसी लापरवाही देखी जाती है, तो इन जनरल आपका फेथ डगमगा जाता है, आपका एग्जाम लिखने का मन नहीं करता, फिर आप रादर देन योर ओन प्रिपरेशन आप अदर एक्सटर्नल चीजों पर ज्यादा ध्यान देने लग जाते हैं। और इतनी चेकिंग सिर्फ एक कैंडिडेट को क्यों फेस करनी पड़ती है? क्यों नहीं जो पेपर प्रिंट कर रहा है उसके लिए भी सेम पुलिसिंग हो, ऐसी सेम चेकिंग हो, सेम क्राइटेरिया हो? ऐसा क्यों नहीं होता? बड़ा सवाल है ये, ऐसा क्यों नहीं होता? क्या सिर्फ बच्चे ही शूज निकाल के, हाफ स्लीव्स जाके, लाइट रंग के क्लोथ्स पहन के, सारे ऑर्नामेंट्स निकाल के और सारी टाइप के जो धार्मिक चीजें हैं उन सबको उतार के, जो हमारे फेथ से जुड़ा है उन सबको हम हटाकर एग्जाम लिखने जाते हैं? तो सिर्फ वो कैंडिडेट के लिए सारे रूल्स, राइट? वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, लाइट क्लोथ्स होने चाहिए, लाइट कलर क्लोथ्स, ज्यादा पॉकेट्स वाले आप क्लोथ्स मत पहनिए, ऑर्नामेंट्स बिल्कुल नहीं पहनना है, ईयरिंग तो खासकर उतार दीजिए, शूज नहीं, ओनली स्लीपर्स चलेंगे, फुल स्लीव्स नहीं, हाफ स्लीव्स, टाइमिंग फैक्टर, कई लोग का एग्जाम रह जाता है डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, ट्रैफिक है, बहुत सारी चीजें हैं, उस दिन बस ही नहीं आई, अगर वो कोई बस से प्लान किया, उस दिन ट्रेन ही रात में लेट हो गई, सवेरे वाला मॉर्निंग स्लॉट मिस हो गया, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, उनका कोई अरेंजमेंट किया जाता है क्या? नहीं किया जाता। तो ये बहुत ही हार्श चीज है जो अभी सामने आई है। और अब आपको क्या करना चाहिए? अब हम आपके बारे में बात करते हैं कि एज नीट एस्पिरेंट आपको आगे क्या करना चाहिए। अब आपको सिर्फ एक चीज करनी चाहिए कि आप अभी भी यार अपने आप को समेट के प्रैक्टिस ही करिए क्वेश्चंस, क्योंकि अगर अच्छा गया होगा तो भी वो चला गया, अगर खराब गया है तो भी वो पेपर निकल गया। अब आपको बेस्ट फिर से देना होगा, फिर से अपने आप को रिकलेक्ट करके फिर से एग्जाम में अपना बेस्ट पुट अप करना होगा, उसके बिना आपकी रैंक नहीं आ पाएगी। क्योंकि ये सारे फैक्टर्स कंसिडर कर भी लिए जाए सिंपैथी के तौर पे, तो आपका एक साल तो फिर भी चला जाएगा, अगर ये नेक्स्ट अटेम्प्ट जो री एग्जाम होने वाला है उस पर अगर आपका अच्छा नहीं गया तो ये चीज आपको एक ही चीज से मिल सकती है, सिलेबस आपने मैक्सिमम गो थ्रू कर लिया होगा। अब एक चीज आपके पास बचती है विच इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, प्रैक्टिस करते रहिए। अगर प्रैक्टिस छूट जाएगी ना तो ये सारी एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है, न्यूज है, आपको घेर लेगी, आपको फिर से डाउट आएगा कि ये वाला एग्जाम फिर से कहीं लीक्ड एग्जाम तो नहीं है जो मैं लिख रहा हूँ, ऐसा भी ख्याल आ सकता है। लेकिन ये सब ख्याल को दूर करने का एक ही तरीका है कि अपने आप को प्रैक्टिस में इन्वॉल्व कर लीजिए, रादर देन थिंकिंग ऑल दीज थिंग्स। आप जो है ज्यादा से ज्यादा टाइम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने में दीजिए, बिकॉज अल्टीमेटली वही काम आएगा, आपको एग्जाम हॉल में वो क्वेश्चंस को ही सॉल्व करना होगा, और आपके लिए फिर से वो जो रूल्स हैं लागू होते हैं, तो फिर से वो इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर्ली फॉलो कीजिए। टेंस होकर वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना मत भूलिएगा एग्जाम डे में जो री नीट होने वाला है उसमें। ऐसा हो सकता है कि आप इन सारी चीजों में रहें और आप कोई इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर पाए, सपोज उसके कारण आपको आधे घंटे रोक दिया गया, सपोज, लेकिन वो आधा घंटा आपका एग्जामिनेशन को बिगाड़ सकता है, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखे रहिएगा। सॉल्यूशन पे बात करते हैं। अभी सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सॉल्यूशन अभी सबसे बेस्ट ये हो सकता है कि जैसे कि अभी पेट्रोल डीजल और भी चीजें की बात चल रही है, तो आप फिजिकली अपना आंदोलन शो करिए मत, क्योंकि आपको एग्जाम भी लिखना है। आप एक काम कर सकते हैं, हर बड़े स्टेट में कहीं ना कहीं कैपिटल्स में स्पेशली, या एजुकेशन हब वाली सिटी में बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं जहाँ पे 70 से 80% बच्चे कम से कम उस डिस्ट्रिक्ट के सिटी नियर अबाउट दैट सिटी वो प्रिपेयर करते हैं। सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट मिलकर एक पिटीशन फाइल करेंगे एक स्टेट के लिए, वैसे ही सारे स्टेट्स को लेकर, और ऐसे सारे स्टेट्स में सारे बच्चे पिटीशन फाइल करेंगे उस कोचिंग इंस्टीट्यूट, और सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले अपने एक कोचिंग हेड को दे देंगे, फिर वो सारे स्टेट कोचिंग हेड वाले मिलकर जो कोचिंग कोई भी कमेटी होगी उनके हेड्स के थ्रू पीएमओ ऑफिस तक वो लेटर को पहुंचाएंगे। आई थिंक ये नंबर क्रॉस कर जाएगा लैक्स में। और जब रिटर्न में फाइल चलती है ना टेबल में, जब नोटशीट रेडी की जाती है कि भाई ये एग्जाम के लिए ऐसी ऐसी चीजें हुई और ये चीज व्यक्तिगत जो व्यक्ति थे कमेटी में ये इन्वॉल्व है, इनकी जांच चल रही है या इनसे सवाल किए जाते हैं, जब नोटशीट में आता है ना सारी चीजें, तब वो बहुत प्रभावशाली हो जाते हैं। आप अगर किसी स्थान पे जाके आंदोलन कर रहे हैं तो फिजिकली भी टायरिंग है, मेंटली भी टायरिंग है, प्लस जैसे मैंने एक जनरल फैक्टर अभी बताया कि बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम भी हो जाएगा उसमें, जो फ्यूल एनर्जी है उसके तहत भी आपको फिर उस क्राइटेरिया के तहत अगर वो आपको आंदोलन करने नहीं दिया गया तो फिर वो आपका एनर्जी या टाइम दोनों वेस्ट हो जाएगा, इनफैक्ट मनी भी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप्स को फॉलो करने में सबसे लीस्ट एनर्जी और टाइम कंज्यूम होगा। बस इस पे एक बड़ी चीज की जरूरत है विच इज यूनिटी। अगर नीट एस्पिरेंट यूनाइट है तो कोचिंग संस्था बहुत सारी हैं जो एक हो जाएंगी, जिससे मैक्सिमम बच्चे कवर हो सकते हैं। जो पिटीशन फाइल होगी, मैं तो बोलता हूँ नेम, सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ, एवरीथिंग डिटेल एक लाइन में बनाइए। इतने लाखों लोग का जब पिटीशन फाइल होकर पहुंचेगा पीएमओ ऑफिस में, सोचिए क्या हाल होगा उस चीज। वो ज्यादा स्ट्रांग रहेगा कि ये बाहर स्ट्राइक करना ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। अभी फिलहाल विद द करंट सिनेरियो ये फाइल वाला जो ऑप्शन मैंने आपको दिया है, एक बार सोचिए जरूर, और इस आइडिया को अपने आसपास के लोगों को सर्कुलेट जरूर कीजिए, उससे ही कुछ स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन फ्यूचर के लिए निकल सकता है। कहीं ना कहीं लूप होल्स हैं जो अभी आइडेंटिफाई भी नहीं किए गए हैं मेरे हिसाब से पूरी तरीके से, तो सॉल्यूशन पे अभी आ जाना बहुत ही कठिन होगा, क्योंकि हमको पता ही नहीं कि लीक हो कैसे रहा एक्चुअल में। पेपर आ थोड़ी अचानक से किसी के पास, या पहले भी जो लीक हुआ है वो आया कैसे पेपर,
ये पूरा सिस्टम की तरह ये लोग वर्क करते हैं, जो सिस्टम को अभी क्रैक नहीं कर पाए हैं इंस्टीट्यूशंस जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एग्जामिनेशन। तो उस सिस्टम को क्रैक करना पहले ज़्यादा ज़रूरी है कि इतने सारे लीक्स हो कैसे रहे हैं, नॉट जस्ट नीट। ये शायद से एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है पेपर लीक्स के ऊपर, अगर ये सारी चीज़ों को फॉलो किया गया और अच्छी तरीके से जिम्मेदारी के साथ इस पे ध्यान दिया गया, तो ही कुछ हो सकता है। वरना फ्यूचर में इमीडिएट बेसिस पे तो लीक नहीं होंगे, जरूर इमीडिएट बेसिस पे लीक होने के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, लेकिन फिर 1-2 साल के बाद जब सिस्टम थोड़ा रिलैक्स होता है, थोड़ा कॉम्प्लेसेंट होता है, वहां पे जो लीक सिस्टम है वो एक्टिव होता है और अपना काम करके निकल जाता है। तो ये एक छोटा सा सेशन था मेरे लिए, उन सभी नीट एस्पिरेंट्स के लिए। मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं, मुझे पता है ये एक टफ इम्पैक्ट है आप सभी लोगों के लिए, आपकी फैमिलीज के लिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ यार, लगे रहिए, डटे रहिए। पेपर जैसा भी गया हो, अब उस चीज़ की तो कोई वैल्यू रह नहीं गई है। आपको रीनीट पे फोकस करना होगा और उसके लिए एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, विच इज़ प्रैक्टिस। स्पीड एंड एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लिखिए, जो वीक टॉपिक्स है उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिए, स्ट्रेंथ को अपनी लूज मत होने दीजिए, स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथ बनाए रखिए, शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कीजिए और अपना टाइम मॉक टेस्ट में जरूर दीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, क्लीन डाइट लीजिए, उससे आपका फिजिक और मेंटल स्ट्रेस सब दूर, मतलब फिजिक अच्छी रहेगी और मेंटल स्ट्रेस नहीं होगा आपको। और ऑफिशियल वेबसाइट से जुड़िए, कुछ ऑफिशियल न्यूज़ चैनल्स को फॉलो कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अभी न्यूज़ से दूर रहिए आप, क्योंकि न्यूज़ में डिस्कशन के रूप में आपको एक फेलियर फील हो जाएगा जो आपकी साइड से नहीं हुआ है। स्टे अवे फ्रॉम न्यूज़। आई थिंक जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से आप न्यूज़ अपडेट ले सकते हैं, या जो क्रेडिबल आप समझते हैं कोई एक चैनल या कोई एक न्यूज़ सोर्स, उसको फॉलो कीजिए। ऐसे डिबेट्स में ज़्यादातर मत इन्वॉल्व रहिए, उससे ये आपका पार्ट नहीं है। एक्चुअली ये सुन के बड़ा हार्श लग रहा होगा, लेकिन ये आपका पार्ट नहीं है। आप अपने ही तैयारी पे ध्यान दीजिए, वो बेटर रहेगा। ठीक है जी। तो मैं ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए स्पेशली, और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए स्पेशली, और स्ट्रैटेजी, गाइडेंस, मोटिवेशन, जो भी ट्रिक्स हैं, जो वैदिक स्ट्रैटेजीज होती हैं, जो एक कॉमन एवरेज स्टूडेंट मिस कर जाते हैं, जो एक टॉपर फॉलो करता है, जो हैक्स होते हैं, इन सारी चीज़ों पे मैं वीडियोस लाता रहता हूँ। ये चैनल का ब्रीफ इंट्रो था, और छोटा सा ही चैनल है, ज़्यादा बड़ा चैनल नहीं है। ऑलमोस्ट ये 75th वीडियो है, कुछ 60-70 लोग ही देखते हैं। अगर 5-6 कमेंट्स भी आ जाएं तो मेरे लिए बड़ी बात होगी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उतने कमेंट्स, और वीडियो सही लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, मोटिवेशनल लगा होगा, थोड़ा गाइडेंस वाला भी लगा होगा, और सॉल्यूशन वाला भी लगा होगा, आगे स्ट्रैटेजी वाला भी लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा, नेक्स्ट आपको वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, या कहाँ पे आप कोई टेक्निकल कॉन्सेप्ट भी अगर आप मिस कर रहे हैं, तो अगर डिमांड रहेगी तो मैं जरूर डिलीवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है जी, तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद।